हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लास्ट दो क्लास में हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम शिफ्ट 3 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द सेक्टर एंगल फॉर ट्रांसपोर्ट इन पाई चार्ट इज 36 डिग्री। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डज इट शो। कह रहा है पाई चार्ट में परिवहन के लिए खंड का कोण जो है 36 डिग्री है। तो कह रहा है कुल चार्ट का ये कितना भाग है। ठीक है, तो जो पूरा पाई चार्ट रहता है वो अपना कितने का रहता है, 360 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है 36 इसका कितना भाग है। तो 36 जो है वो 360 360 का कितना भाग है, 1/10 भाग। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए फार्मर सेल्स 10 15 20 25 एंड 30 किलो ऑफ वेजिटेबल ओवर 5 डेज। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑल द सेल्स। कह रहा है एक किसान 5 दिनों में क्रमशः 10 15 20 25 और 30 किलोग्राम सब्जियां बेचता है, तो इन सभी बिक्री का माध्य कितना है। माध्य बेसिकली क्या होता है, माध्य बेसिकली आपका एवरेज ही होता है। तो हमें क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। 10 15 20 25 और 30। ठीक है, तो 10 क्या करेंगे, एवरेज क्या रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है वो। 10 15 20 प्लस 25 प्लस 30 है ना, और दिन कितने हैं, 5। ठीक है, तो 5 से क्या दे देंगे, भाग। तो हमारा एवरेज आ जाएगा। एवरेज पर डे बिक्री कितनी है, तो 10 और 15 25, 25 और 25 50। ठीक है, 50 और 20 70 और 30 100, यानी कि 100/5। तो कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम पर, ठीक है, पर डे सेल है। ठीक है, आप इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखिए ये क्या है, एक एपी सीरीज है। एपी मतलब समांतर श्रेणी है। देखिए हर टर्म का डिफरेंस कितना है, सेम है, 5 5 5 है। तो समांतर श्रेणी में जो एवरेज रहता है वो क्या रहता है, मिडिल टर्म रहता है। तो मिडिल टर्म क्या है इसका, 20। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 20, यानी कि माध्य आपका कितना हो जाएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 60 छात्र हैं, उनकी माध्य आयु मतलब एज एवरेज दिया है उनका 20 वर्ष। कह रहा है 20 नए छात्र जिनकी औसत आयु 18 वर्ष है, आयु वो भी आ जाएं, तो 80 छात्रों का टोटल एवरेज कितना हो जाएगा। ठीक है, द मीन ऑफ एज ऑफ 60 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। इफ द मीन एज ऑफ 20 न्यू स्टूडेंट इज 18 ईयर्स, व्हाट इज द कंबाइंड मीन एज। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, एक तरीका देखिए, पहला तरीका देखते हैं। क्या है, 60 छात्रों की एवरेज क्या रहता है, जो एवरेज निकालते हैं अपन वो कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, देखिए 60 छात्र हैं, प्रत्येक की आयु 20 वर्ष है, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 1200 प्लस जो 20 नए छात्र आए हैं उनकी आयु कितनी है, एवरेज एज है 18, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 360। ठीक है, बटे अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 60 पहले थे और 20 हो गए थे, यानी कि 80। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 1560 बटे 80। 1560 बटे 80, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 39 बार। ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, यानी कि 39 बटे तो कितना आ गया, 19.5। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका हम देखते हैं। देखिए दूसरा तरीका देखते हैं, आपसे क्या कह रहा है, 20 छात्र हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 60 छात्र हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 20 साल, और 20 नए जो एवरेज छात्र आए उनकी एवरेज एज कितनी है, 18 साल। तो 80 छात्रों की एवरेज पूछा है आपसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो कि जो नए छात्र आए हैं उनकी जो औसत आयु है वो पुराने जो छात्र है उनसे क्या है, कम है, यानी कि उनके आने से क्या होगी, एवरेज एज हमेशा घटेगी, यानी कि एवरेज हमेशा आपका 20 से कम होगा, यानी कि 20 नहीं हो सकता और 21 नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, या तो 19.5 होगा या 18.5 होगा। ठीक है, अब देखिए एवरेज एज जो नए स्टूडेंट आए हैं उनकी कितनी कम है, जो पुराने स्टूडेंट है उनसे उनसे कितनी कम है, 2 साल कम है। ठीक है, और टोटल ऐसे कितने छात्र आए हैं, 20 छात्र आए हैं, तो टोटल कितना कम हो जाएगा, 2 × 20, यानी कि जो भी एवरेज है वो हमारा 40 कम हो जाएगा। ठीक है, ये 40 हम क्या करेंगे, ये 40 जो है सब में इक्वल इक्वल बट जाएगा। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 80, यानी कि हर एक की
एज में कितनी कमी आ जाएगी, एवरेज कितनी कम हो जाएगी, इतनी, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 आपका एवरेज कम हो जाएगा। तो पहले 20 वर्ष थी, इसमें से 0.5 हम कम करेंगे 20 में से, तो कितनी हो जाएगी 19.5, यानी कि हमारा नया एवरेज कितना हो जाएगा 19.5। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कौन सा ग्राफ आवृत्ति वितरण की आकृति को स्मूथ रूप में दर्शाता है, स्मूथली, विच ग्राफ शोज द शेप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथली। ठीक है, तो आवृत्ति विवरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा ग्राफ स्मूथली दर्शाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, अब देखिए समझते हैं होता क्या है, बेसिकली हम इसको समझते हैं। ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन आए हैं सीट पे, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें 4 तरह के ग्राफ बनते हैं, एक बनता है हिस्टोग्राम, एक बनता है बार ग्राफ, एक बनता है पाई चार्ट, और एक बनता है चौथा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम में हम कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, सतत श्रेणी का जो डेटा रहता है उसके लिए बनाते हैं। सतत श्रेणी मतलब देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। देखिए सतत श्रेणी है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है ना, तो इसके लिए बनाते हैं। और इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम ग्राफ को आयत के रूप में करते हैं, आयत रेक्टेंगुलर शेप में करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, इस दूसरा रहता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, असतत डेटा रहता है हमारा, डिस्क्रीट डेटा रहता है। डिस्क्रीट मतलब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 8 है। ठीक है, इनमें कोई क्लास इंटरवल नहीं है, यहाँ 12 है, फिर 7 आ गया, फिर 3 आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लास में था ना 0, 5 किससे बीच में आ रहा है, 0 से 10 के बीच में, 8 किसके बीच में आ रहा है, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में क्या आ रहा है, 15। तो ऐसे यहाँ उसमें था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, असतत श्रेणी है। ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, बार ग्राफ यूज करते हैं। पाई चार्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, पाई चार्ट में कुल आवृत्ति को 360 मानकर प्रत्येक वर्ग या श्रेणी का कोण निकालते हैं, उसे वृत्त के भाग के रूप में दर्शाते हैं, जैसा कि आपने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिग्री बताना, हमें क्या भाग बताना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पाई चार्ट। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम बेसिकली क्या करते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम आकृति को चिकनी रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, हिस्टोग्राम के ऊपर बिंदुओं को जोड़कर बनाया जाता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, बिंदुओं को जोड़ते हैं। ठीक है, बिंदुओं को जोड़ के इसको बनाते हैं, जैसे ही है इसमें, ऐसे इसमें हम बनाएंगे तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे 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 बिंदुओं को जोड़कर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमेशा हम बिंदुओं को किससे जोड़ते हैं, एक सीधी रेखा से जोड़ते हैं, स्ट्रेट लाइन से। ये क्वेश्चन भी आया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम पॉइंटों को कैसे दर्शाते हैं, तो हम किससे दर्शाते हैं, स्ट्रेट लाइन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना, एक बार देख लेना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्या आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथली किसमें दर्शाते हैं, कौन सा ग्राफ दर्शाता है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, स्मूथली दर्शाता है। पाई चार्ट में तो हम क्या करते हैं, इस एंगल वाला निकालना हो, अनुपात निकालना हो तो उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, असतत डिस्क्रीट जो डेटा रहता है उसको दर्शाते हैं। हिस्टोग्राम में क्या रहता है, जो एक क्लास इंटरवल में डेटा रहता है उसको दर्शाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक पिरामिड है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड है, रेगुलर स्क्वायर पिरामिड, उसकी हाइट दी है आपको कितनी, 12, और उसकी बेस है जो आपका स्क्वायर, उसकी साइड दी है 10। तो आपसे क्या पूछा, आयतन। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो 1/3 बेस एरिया यानी कि बेस क्या है आपका, वर्ग का एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और हाइट कितनी दी है, 12। बस इसको सॉल्व कर देंगे, 3 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 100 का 4 में गुणा करेंगे 4, यानी कि आयतन कितना आ गया, 401 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वृत्त में एक वृत्ताकार सर्कुलर ट्रैक है, उसकी रेडियस आपको दी है कितनी, 100 मीटर, और आपको केंद्र पर 157 मीटर लंबी चाप द्वारा कितनी कोणीय दूरी रेडियन में बनाई जाती है, यानी कि आपको एंगल बताना है किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है, देखिए ये आपसे पूछ रहा है,
कि रेडियस है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 मीटर है, और ये आपको ये पूरा चाप है, ये चाप की लंबाई दी है आपको कितनी, 157 मीटर। तो आपसे कह रहा है जो केंद्र पे कोण बनेगा, ये कोण आपको बताना है रेडियन में। तो इसका फॉर्मूला रहता है, चाप की लंबाई L बराबर रहता है R इंटू थीटा रेडियन, ठीक है। तो L की वैल्यू आपको कितनी दी है, चाप की लंबाई कितनी दी है 157, रेडियस कितनी दी है 100 इंटू थीटा, ये रेडियन में हमको निकालना है। तो ये इसमें अपॉन में आ जाएगा 157/100 बराबर थीटा रेडियन में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1.57, यानी कि हमारी जो कोणीय दूरी आ जाएगी रेडियन में कितनी आ जाएगी 1.57। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है इसको अच्छे से। चाप की लंबाई जब भी आपको कोण रेडियन में निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहता है, L बराबर R इंटू थीटा रेडियन में, चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या इंटू कोण रेडियन में। कह रहा है क्वेश्चन में, टू ट्राइंगल्स हैव साइड इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड 6:10 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज ट्रू। ठीक है, आपसे कह रहा है दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में और 6:8:10 के अनुपात में, इनमें से कौन सा सही है। तो ये कौन, पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वे सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या रहते हैं, जो साइज और शेप दोनों में सेम रहते हैं, यानी कि इसकी साइड अगर 6 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है, तो दूसरे त्रिभुज की भी 6, 8, 10 होनी चाहिए। तो ऐसा है क्या, नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, ना तो सर्वांग सम है ना ही समान, ठीक है, सर्वांग सम तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, समान है। समान में क्या रहता है कि जो सिमिलर ट्राइंगल रहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, जो रूप में सेम रहते हैं, मतलब दिखते तो सेम है लेकिन उनमें साइड का रेशियो सेम रहता है। मतलब जैसे एक ट्राइंगल है, इसकी साइड है वो 3:4:5 है, एक दूसरा ट्राइंगल है उसकी साइड है 6:8:10। तो देखिए 3 इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। ऐसे इस साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो भी कितना आ जाएगा, 1, और इसका भी 1:2। यानी कि सिमिलर ट्राइंगल में क्या रहता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम रहता है, लेंथ का रेशियो सेम रहता है। तो इसमें सेम है क्या, देखो 3 से 6 डबल है, 1:2 का अनुपात है, 4:8 में भी 1:2 का अनुपात है, और 5:8 में भी, 5:10 में भी 1:2 का अनुपात है। तो ये सिमिलर तो है, यानी कि ये वाला भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये समान है, मतलब सिमिलर है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। हाँ, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, वो सिमिलर तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। अगर सर्वांगसम होते तो इनका वैल्यू भी सेम होती, यानी कि 3, 4, 5, यानी कि देखो यहाँ पे लेंथ का रेशियो तो सेम है लेकिन लेंथ सेम नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 6, यानी कि डबल है, यानी कि केवल सिमिलर है, सर्वांगसम नहीं है। और भी समान और सर्वांगसम में दोनों कट जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दे आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी कि वो समान तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। कह रहा है आंगनबाड़ी की फर्श में उपयोग की गई वर्गाकार टाइल है, उसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल सिंपल है, क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 36। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 1000 यूनिट्स अ डे। एक फैक्ट्री जो है वो एक दिन में 1000 यूनिट का उत्पादन करती है। इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 5%, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। अब कह रहा है उसका प्रोडक्शन अगर 5% बढ़ गया तो अब कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कितना प्रोडक्शन होगा, 5% बढ़ गया, यानी कि 5% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/20, 5/100, या आप ऐसे देखिए 100 से प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो गया, 105 हो गया। यानी कि पहले 100 होता था तो अब कितना हो गया, 105, लेकिन पहले 100 नहीं होता था, पहले कितना होता था, 1000 होता था, यानी 10 गुना। तो अब कितना हो जाएगा, 10 गुना, यानी कि 1050 होगा प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी संख्या का वर्गमूल करने पर, ठीक है, चार, ये गलत लिखा है, इनको ये लिखना चाहिए था किसी संख्या का वर्ग करने पर, ठीक है, किसी संख्या का वर्ग करने पर 44 नवासी प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो वो संख्या बतानी है हमें, ठीक है। तो 44 नवासी, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9। तो 9 कब आता है, जब किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, या 7 का वर्ग करेंगे तब 9 आएगा, ठीक है। तो 4 के पे तो आएगा नहीं, 9 के में आएगा नहीं, 1 के में आएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन है 67 का वर्ग करने पे क्या आएगा, 44 नवासी। क्वेश्चन में कह रहा है एक पतंग है, उसका विकर्ण दिया है 24 मीटर और 32 मीटर, तो पतंग का क्षेत्रफल बताना है। बेसिकली पतंग क्या होती है, इस टाइप के शेप की रहती है, ठीक है।
बेसिकली क्या रहता है कि रोम्बस बन जाता है, ठीक है। तो उसका एरिया जो रहता है 1/2 D1 इंटू D2, तो 1/2 फॉर्मूला क्या रहेगा इसका एरिया निकालने का, 1/2 विकर्ण D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 पहले विकर्ण की लंबाई कितनी है 24, दूसरे की कितनी है 32, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे 12 बार, 32 का पहले 10 में गुणा करेंगे तो 320, फिर 32 का 2 में गुणा करेंगे 64, यानी कि 384, यानी कि एरिया कितना आ गया 384। कह रहा है मुंबई में एन इंजीनियर इन मुंबई इज डिजाइनिंग ए ट्रायंगुलर बिलबोर्ड विद साइड 30, 40 एंड 50 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ बिलबोर्ड इन स्क्वायर मीटर। कह रहा है मुंबई में एक इंजीनियर है, वो एक त्रिभुज के आकार का एक बोर्ड डिजाइन कर रहा है, तो उसकी साइड्स हमको दी हैं 30, 40 और 50, 30, 40 और 50। तो आपसे पूछ रहा है कि इस होर्डिंग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। अगर हमें बेस पता चल जाए, हाइट पता चल जाए तो हम बता देंगे। देखिए एक स्पेशल ट्राइंगल है, इसकी साइड कितनी है 30, 40, 50, ठीक है। बेसिकली क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप करेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, है ना, 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900 और 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600, यानी कितना आ जाएगा 2500, और 2500 क्या होता है 50 का स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो परपेंडिकुलर साइड्स कितनी है 30 और 40, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 50। तो त्रिभुज का एरिया कितना रहता है समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना है आपका 40, ऊंचाई कितनी है 30, तो 40 की 1200 का आधा कितना आ जाएगा 600, यानी कि इसका एरिया कितना आ जाएगा 600। कह रहा है एक शंकु की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक छोटा शंकु उसके शीर्ष से काटा जाता है जो आधार के समांतर एक तल द्वारा उसकी ऊंचाई के 1/3 पर स्थित है, छोटे शंकु और शेष खंड के आयतन का अनुपात बताना है। ठीक है, देखिए आपसे कह रहा है एक कोण है, ठीक है, एक कोण है, एक कोण है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है सवाल में, हम वैसे ही कर देंगे। देखिए कोण का बेसिकली आयतन क्या होता है, कोण का वॉल्यूम रहता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई तो कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो आपका वॉल्यूम डिपेंड करता है वो किस पे करता है, रेडियस के स्क्वायर पे और हाइट पे, ठीक है। तो देखिए आपकी क्या है, रेडियस तो सेम रहेगी, क्या कह रहा है इस कोण को आपने आधार के समांतर काटा ऊंचाई से 1/3 भाग पर, यानी कि पूरी ऊंचाई अगर 3 है, ठीक है, तो आपने 1/3 भाग पे यहाँ पे ऐसे कट लगा दिया, तो आपसे कह रहा है इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया आपको बताना है, यानी कि एक हाइट हो गई और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 2 हाइट हो गई, तो आपसे कह रहा है इस वाले का एरिया और आपको इस वाले का एरिया बताना है, ठीक है। तो बेसिकली आपका वॉल्यूम क्या रहता है पाई आर स्क्वायर एच, आर पाई तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और रेडियस भी दोनों की सेम है, तो आपका वॉल्यूम बेसिकली क्या पे डिपेंड करेगा, हाइट पे, ठीक है। वॉल्यूम होता क्या है साइड का क्यूब, ठीक है। तो इस वाले की अगर हम हाइट देखेंगे वॉल्यूम, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है। पूरे बड़े शंकु का अगर हम आयतन निकालें पूरे बड़े शंकु का, ठीक है, और इसके साथ हम फिर छोटे शंकु का निकालें, तो बड़े शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े शंकु की हाइट क्या है 3, भुजा कितनी है 3, और छोटे शंकु की भुजा कितनी है 1, तो बड़े शंकु से अगर छोटे शंकु का आयतन का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1:7, यानी कि पूरे बड़े वाले का अगर 27 है तो छोटे का कितना है 1, ठीक है। लेकिन हमको छोटे का नहीं बताना है, हमको इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का बताना है, तो पूरे छोटे वाले का 1 है, पूरे बड़े का कितना है 27, तो इसका कितना बचेगा 26, यानी कि आपको ये बताना था छोटे शंकु का कितना आएगा 1, बड़े शंकु का कितना आएगा 1 में से 26 जाएगा तो 27, ठीक है, 27 में से 1 जाएगा तो 26, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, हमको ये त्रिज्या केवल आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दी है, ठीक है। देखिए इसमें एक और बताता हूं मैं आपको, देखिए जैसे आपसे कहा है कि आपने उसको 3 भागों में काट दिया, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे ये शंकु है आपको, ठीक है, आपसे कहेगा कि आपने आधार के समांतर इसको 3 बराबर कट लगा दिए, तो आपसे पूछेगा बताइए तीनों पार्ट का एरिया का रेशियो, जैसे आपसे कहा कि आपने एक यहाँ कट लगा दिया,
एक यहाँ कट लगा दिया, ठीक है, समान ऊंचाई पे लगा दिया। ये वाली हाइट भी एक है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, एक है तो पूरी 2 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, 3 हो जाएगी। तो आपसे पूछे कि बताओ इन शंकुओं के आयतन, तो मैं बताता हूँ। देखो पहले शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, 1 का क्यूब। दूसरे शंकु का आयतन बड़े वाले का पूछे आपसे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 का क्यूब। तीसरे सबसे बड़े वाले का पूछे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, ठीक है। इस शंकु का आयतन कितना आएगा, 1। पूरे बड़े वाले का कितना आएगा, 2 का क्यूब। और ऐसे इसका सबसे बड़े वाले का कितना आएगा, पूरे सबसे बड़े वाले का 3 का क्यूब। अगर आपसे पूछे इस भाग का, इस भाग का और इस भाग का रेशियो आपको बताना है तो आपको सिंपल बताना है, इसका तो कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब, ठीक है। और आपसे इस वाले का पूछे केवल इस पार्ट का वॉल्यूम, ठीक है, आपसे जैसे इस वाले पार्ट का वॉल्यूम पूछे, इस वाले पार्ट का, ठीक है, केवल इतने इतने पार्ट का, ठीक है, इतने इतने पार्ट का। तो क्या होगा, हम इस पूरे बड़े वाले में से एक ऊपर वाले इसका घटा देंगे तो इसका आ जाएगा, यानी कि हम इस 2 के क्यूब में से क्या करेंगे, 1 का क्यूब माइनस कर देंगे। जैसे आपसे पूछे इस वाले पार्ट का, तो हम क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले में से, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का, बड़े वाले का कितना है, 3 का क्यूब, इसमें से पूरा पिछला वाला माइनस कर देंगे, तो ये डायरेक्ट निकल आएगा 1:7:19, यानी कि इन तीनों शंकुओं के आयतन का रेशियो कितना हो गया, इसका कितना हो गया, 1। इस वाले का आपसे पूछे तो 7, इसका पूछे तो 19। ऐसे आगे भी करना है, अगर आपसे आगे का पूछा तो आगे का पूछता तो 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, अगर आपने 4 कट लगाए होते तो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एक शंकु और अर्धगोला है, उनकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। अर्धगोले को एक बार भरने के लिए शंकु को कितनी बार तरल से भरना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, शंकु है, शंकु में मान लो सपोज कोई पानी भरा हुआ है, ठीक है, उस पानी से अपन को उस अर्धगोले को भरना है, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है, इसे कितनी बार हमको शंकु को तरल से भरना पड़ेगा ताकि हम अर्धगोला पूरा भर दें। तो बेसिकली हम इस टाइप क्वेश्चन में क्या करते हैं, वॉल्यूम को सेम करते हैं, ठीक है। हमने शंकु का वॉल्यूम क्या रहता है, 1/3 पाई r²h, ठीक है। हमने मान लिया ऐसे हमको n शंकु खाली करने पड़ेंगे, किसको, अर्धगोले को भरने के लिए। अर्धगोले का वॉल्यूम कितना रहता है, 2/3 पाई r³, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, इनकी त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, समान है, ठीक है। तो यानी कि जो h की वैल्यू रहेगी वही r की वैल्यू हो जाएगी आपकी, तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और क्या कट रहा है यहाँ पे, देखिए r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी, 3 से 3 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कितनी बार हमको खाली करना पड़ेगा, 2 बार। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है धातु का एक पाइप 70 सेंटीमीटर लंबा है और उसकी बाहरी त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर आपको दी है 4 और आंतरिक त्रिज्या आपको दी है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे धातु का आयतन पूछा है। देखिए आपसे क्या कह रहा है, एक पाइप है, जैसे एक पाइप है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आपने देखा होगा एक पाइप, ठीक है, ऐसे, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सही नहीं बन रहा है। एक पाइप है तो आपसे पूछा है इस पाइप में इसकी कुछ थिकनेस ये होगी ना, धातु ये लगी होगी, ठीक है। आपसे पूछा है इस धातु का आयतन कितना है, तो धातु का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई, ठीक है। पूरे बड़े वाले में से अगर हम छोटे वाले का घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, प्रयुक्त धातु का आयतन। तो प्रयुक्त धातु का आयतन क्या रहता है, बेसिकली इसका आयतन क्या रहता है, पाई r²h रहता है, तो पाई r², r माइनस r का स्क्वायर इंटू h, ठीक है। वॉल्यूम आ जाएगा पाई r माइनस r को क्या लिख सकते हैं, r प्लस r इंटू r माइनस r, ठीक है। इतना करना नहीं है, वो तो आपको समझाना है इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है। वॉल्यूम पाई, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7, r प्लस r, 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, और 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, इंटू h कितना है आपका 70 सेंटीमीटर लंबी। इसको सॉल्व कर देंगे, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 22 × 70, 22 का 70 में गुणा करेंगे, 22 7 कितना होता है 154 और 1 0, तो कितना आ जाएगा धातु का वॉल्यूम 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।
तो ये शिफ्ट 3 में आए हुए क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम शिफ्ट 4 में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।